हाय गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि अपवाह तंत्र है वो क्या होता है। अपवाह तंत्र हम बोल सकते हैं कि एक नदियों का जाल होता है जहाँ से कहाँ से कौन सी नदियों का उद्गम हुआ और कहाँ जाकर वो विलुप्त होती है। इस प्रकार से इनको कैसे बांटा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो अरब सागरीय नदियाँ, ये जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है जहाँ पर विलुप्त होती है नदियाँ, वो होती हैं अरब सागरीय नदियाँ की कौन सी है, उनका परसेंटेज कितना है? 17% जो अरब सागरीय नदियाँ राजस्थान में पाई जाती है। अब हम दूसरी बात करें अंतःप्रवाह नदियाँ की। अंतःप्रवाह नदियाँ कौन सी होती हैं? जिनका उद्गम होता है वो राजस्थान के अंदर ही होता है और राजस्थान में ही वो विलुप्त हो जाए, उन नदियों को हम अंतःप्रवाही नदियाँ कहते हैं। ये नदियाँ कितनी हैं? ये नदियाँ हैं 60% ये नदियाँ हैं। हम बंगाल की खाड़ी की नदियों की बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी तक जाती है, कि उनका जो उद्गम होता है वो राजस्थान से होता है या फिर अन्य राज्य से होता है और वो राजस्थान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी की नदियों में जाकर मिल जाती हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? वो राजस्थान में है 23%। ध्यान रखना है कि अरब सागरीय नदियाँ कितनी प्रतिशत हैं, अंतःप्रवाही नदियाँ कितनी प्रतिशत है और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ राजस्थान में कितना प्रतिशत है। हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियाँ पाई जाती है और ये मरुस्थल का विस्तार भी यहाँ पर सर्वाधिक है, इसी कारण अंतःप्रवाही नदियाँ पाई जाती है। मरुस्थल के कारण नदियों का जो बहाव है वो रुक जाता है, इसी कारण अंतःप्रवाही नदियाँ सर्वाधिक पाई जाती हैं। हम अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं। राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। इसी कारण जो अरावली है उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब हम बात करें कि राजस्थान में सतही जल या फिर बोल सकते हैं हम इसको नदी जल कितना है, वो भी देश का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। तो हम बात करें राजस्थान में सतही जल की, तो राजस्थान में सतही जल देश का कितना प्रतिशत है? 1.16% है। हम राजस्थान में भूमिगत जल की बात करें तो देश का कितना प्रतिशत भूमिगत जल है? तो देश का भूमिगत जल है 1.69% है और राजस्थान में भूमिगत जल है। हम भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल में ब्लॉक होते हैं और डार्क जोन होते हैं। डार्क जोन और क्रिटिकल जोन और सुरक्षित जोन होते हैं। डार्क जोन का मतलब होता है कि जहाँ पर भूमिगत जल की संभावना नहीं हो, मतलब बहुत कम मात्रा बची हो, उसको हम डार्क जोन में रखते हैं। जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये जिले डार्क जोन में आते हैं। तो आगे हम बात करें कि कुल ब्लॉक कितने हैं, तो कुल ब्लॉक हैं 249, जिनमें से डार्क जोन कितने हैं? 198, जो 2014 या 13 के अंदर 2014 के अंदर वनरक्षक का जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर डार्क जोनों की संख्या पूछी गई थी कि राजस्थान में जो डार्क जोन है वो कितने हैं, तो कितने हैं? 198 डार्क जोन है। हम क्रिटिकल जोन की बात करें तो क्रिटिकल जोन कितने हैं? 140। क्रिटिकल जोन का मतलब है कि वो अभी डार्क जोन में तो नहीं है लेकिन उनकी भी कंडीशन खराब है, वहाँ पर भी जल की मात्रा का धीरे धीरे कम हो रही है, उसको हम क्रिटिकल जोन में रखते हैं। सुरक्षित जोन कितने हैं? 25 है। सुरक्षित जोन का मतलब है कि अभी वहाँ पर पानी की मात्रा ठीक ठाक है। हम अब बात करें अरब सागरीय नदियाँ की, तो अरब सागरीय नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? अरब सागरीय नदियाँ 4 हैं। कौन कौन सी? लूनी, माही, बनास और साबरमती। इनको हम मैप के आधार पर देखें तो
माही है वो वागड़ क्षेत्र से गुजरती है, और जो लूनी है वो मरुस्थलीय क्षेत्र से गुजरती है अरावली के पश्चिमी साइड से। और हम पश्चिमी बनास की बात करें तो पश्चिमी बनास है वो उदयपुर से निकलती है, साबरमती भी वहीं से निकलती है, लूनी नदी है वो नाग पहाड़ियों से निकलते हैं। आगे हम बात करें सबसे पहले लूनी नदी की, कि जो लूनी नदी है तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। इसका संगम कहाँ पे होता है? कच्छ का रण गुजरात में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, उसको हम संगम भी कहते हैं। और ये पूर्णतया एक बरसाती नदी है। जब वर्षा होती है तभी इसके अंदर पानी आता है। इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। राजस्थान में ये 350 किलोमीटर बहती है। इस अफवाह क्षेत्र है, इसकी जो नदियाँ इसमें मतलब अफवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों के अंदर ये नदी बहती है उसकी बात करें हम तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? अजमेर है, इसको हम ट्रिक के आधार पर बताएं तो अपना बजाज हम बोल सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं। ए का मतलब होता है अजमेर, प का मतलब पाली, ना का मतलब नागौर, ब का मतलब बाड़मेर, जा का मतलब जालोर, जय का मतलब जोधपुर। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से जिलों के अंदर ये नदी बहती है। अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर के अंदर ये नदियाँ बहती हैं। हम इनकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों के लिए भी एक ट्रिक है। हम इसको बोल सकते हैं कि सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, या हम बोल सकते हैं इसके अन्य ट्रिक दूसरी ट्रिक हो, जो सका जब से मिली, जो सका जब से मिली। इसको हम बोल सकते हैं कि जो सका जब से मिली, जो सका जब से मिली। जैसे भी आपको याद रहे, एक दूसरी ट्रिक है, सूखी बांडी खारी जो जवारी से मिली। सूखी का मतलब है सूखड़ी, बाकी का बांडी का मतलब बांडी नदी, खारी नदी, जो का मतलब जोजड़ी नदी, ज का मतलब जवाई नदी, स का मतलब सागी नदी, मी का मतलब मीठड़ी नदी, ली का मतलब लीडी जो नदी है। एक अन्य नदी और है उसको हम बोलते हैं गुहिया नदी। आगे हम बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से बहती है, तो हम देखते हैं कि ये राजस्थान है। राजस्थान में ये नाग की पहाड़ियाँ हैं। नाग पहाड़ियों से जब लूनी नदी बहती है तो अजमेर में इसको सागरमती नदी कहते हैं, और अजमेर से इसके अंदर सरस्वती नदी आकर जब सागरमती में आकर मिल जाती है तो हम उसको नाम दे देते हैं लूनी नदी। ये लूनी नदी यहाँ से आके इसका ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, और इसमें जोजड़ी नदी है जो नागौर से निकलती है, एकमात्र ऐसी नदी जो पश्चिम से आकर मिलती हो। और इसके बाद में हम देखें गुहिया नदी है, वो बांडी की सहायक नदी है। हम बांडी को रासायनिक नदी भी कहते हैं। इसे हम रासायनिक नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पाली जिला है तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में कपड़ों का उद्योग है, तो वहाँ से कपड़ों के द्वारा कलर दिया जाता है जो कपड़ों के अंदर, वो बांडी में सर्वाधिक दिया जाता है। तो वहाँ के कारखानों का जो पानी होता है, जो जल होता है, वो इस नदी में आकर मिल जाता है। इसी कारण ये बांडी नदी है उसको हम रासायनिक नदी या सबसे प्रदूषित नदी भी बोल सकते हैं। हम दूसरी बात करें लीलड़ी नदी, उसका उद्गम पाली से होता है। मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई इनका उद्गम होता है वो पाली से होता है। खारी नदी है, खारी नदी का उद्गम होता है सिरोही से, लेकिन ये जवाई में जाकर जालोर में जवाई में मिल जाती है। जो सागी नदी है उसका उद्गम होता है जालोर से, और जो बांडी नदी है उसका संगम होता है जोधपुर में। लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई, खारी
और सागीर नदियाँ जो हैं उनका संगम होता है बाड़मेर में। और लूनी नदी के पास में ही है नेहरन, जो कहाँ पर स्थित है, जालोर के अंदर स्थित है। अब हम लूनी के उपनामों की बात करें तो लूनी के उपनाम हो गए सागरमती, लवणवती, आधी मीठी, आधी खारी नदी। इसे जो बालोतरा बाड़मेर है उसके तक तो बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका पानी है वो मीठा होता है और बालोतरा से आगे जाते ही इसका पानी है वो कारा हो जाता है। इसी कारण इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। इसे अंतरसलीला नदी भी कहा गया है। कालिदास ने इसे अंतरसलीला नदी कहा है। अब हम रेल या नाड़ा की बात करें कि रेल या नाड़ा क्या होता है, तो रेल या नाड़ा किसे कहते हैं? जो लूनी का अफवाह क्षेत्र है उसको हम रेल या नाड़ा कहते हैं। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। तो ध्यान रखना है कि रेल या नाड़ा है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जालोर में है। और लूनी के अफवाह क्षेत्र को ही रेल या नाड़ा कहा जाता है। हम जोजड़ी की बात करें, जोजड़ी जो नदी है उसकी बात की जाए तो जो जोजड़ी नदी है वो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है? एकमात्र नदी है। जो जोजड़ी है वो एकमात्र नदी है जो नागौर से आती है और जोधपुर में आकर लूनी में मिल जाती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम है अरावली से नहीं होता है। बाकी सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। हम बालोतरा बाड़मेर की बात करें तो बालोतरा बाड़मेर के बारे में मैंने बताया कि लूनी का पानी खारा हो जाता है बालोतरा के बाद में। और लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में सर्वाधिक आता है क्योंकि इसका जो तल है वो इस तल से नीचा है। इसी कारण जो सर्वाधिक बाढ़ होती है वो इसी क्षेत्र में आती है। हम बात करें राजस्थान में कुल अफवाह तंत्र में लूनी नदी का कितना प्रतिशत योगदान है, तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान है वो कितना है? 10.40% जो है वो लूनी नदी का योगदान है। अब हम लूनी नदी से संबंधित जो बांध हैं उनकी बात करें कि लूनी नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं उनके बारे में देखें तो बांध है जसवंत सागर या पिछिहाक बांध भी हम इसे बोलते हैं। जसवंत सागर या पिछिहाक बांध कहाँ पर है? जोधपुर में है। और कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर है। हेमावास बांध की बात की जाए तो जो हेमावास बांध है वो कहाँ पर है? पाली में बांडी नदी पर है। जवाई बांध की बात की जाए, जवाई बांध के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जवाई बांध है वो पाली में है। जवाई बांध इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसी कारण ये जवाई बांध इम्पोर्टेंट है। और इसे मारवाड़ का सरोवर भी कहते हैं। ध्यान रखना है। बांकली बांध की बात की जाए तो बांकली बांध है वो कहाँ पर है? जालोर में है। और किस नदी पर है? सूकड़ी नदी पर है। हम जोहाई बांध की बात करें तो जोहाई बांध कहाँ पर स्थित है? जोहाई बांध है वो पाली में स्थित है। जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? जवाई बांध है। इसी कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जल आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो जवाई बांध में जब पानी की कमी हो जाती है तो जल आपूर्ति है वो सही जल सुरंग से की जाती है। सही जल सुरंग से की जाती है। हम सही जल सुरंग की बात करें तो जो सही जल सुरंग है वो राजस्थान की प्रथम
जल सुरंग है। और ये जल सुरंग है वो कहाँ से कहाँ तक है? जल सुरंग है वो उदयपुर से लेकर पाली तक है। और जवाई में जलापूर्ति, जवाई जो नदी है उससे इसकी जलापूर्ति की जाती है। आगे हम माही नदी की बात करें कि माही नदी का उद्गम कहाँ से कहाँ तक होता है, संगम कहाँ होता है, अफवाह क्षेत्र कहाँ होता है, सहायक नदियाँ बांधों की चर्चा करेंगे। जो माही नदी है उसका उद्गम होता है मेहंद झील, जो अममेरु पहाड़ी या विंध्याचल जो पर्वतमाला है एमपी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ध्यान रखना है कौन सी झील से उद्गम होता है? मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। और अममेरु पहाड़ी है विंध्याचल पर्वतमाला के पास में। और जो एमपी में जिला भी है, यहाँ पर कौन सा जिला है? जो धार जिला है, धार जिला के पास में सरदारपुरा के निकट से जो पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल की, वहाँ मेहंद झील है, उससे माही नदी का उद्गम होता है। हम इसके संगम की बात करें तो इसका संगम कहाँ पर होता है? इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर। ध्यान रखना है कि इसका संगम कहाँ पर हो रहा है? खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर जाकर ये नदी गिरती है या इसका विलुप्त हो जाती है वहाँ जाकर। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। जो माही नदी है इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? इसका अफवाह क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हम माही नदियों की सहायक नदी की बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ए का मतलब होता है एराव नदी, अन्ना का मतलब होता है अन्नास नदी, चारपाई का मतलब चाप नदी, में का मतलब मोरेन नदी, सो का मतलब सोम नदी, जा का मतलब होता है जाकम नदी। तो ट्रिक ध्यान रखना, ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो इसकी सहायक नदियाँ हो गई एराव, अन्नास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम नदियाँ। आगे हम बात करें तो इसकी मैप के आधार पर कि कहाँ से इसका उद्गम होता है। ये अममेरु पहाड़ी है विंध्याचल पर्वतमाला के पास में। तो यहाँ अममेरु पहाड़ी से धार जिले के पास में एमपी के अंदर वहाँ मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। और यह नदी यहाँ से यहाँ तक बहती है। और इस पर 3 बांध बने हुए हैं। एक बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। दूसरा कौन सा है? कागदीपिक का बांध है। और एक कौन सा है? कढ़ाना बांध है। और ये राजस्थान में जो माही नदी है राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खाटू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, या कभी कभी इसे खाटू गांव भी बोला जाता है। तो खाटू गांव ध्यान रखना है कि कौन सा गांव है, खाटू गांव बांसवाड़ा। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है। तो खाटू गांव से राजस्थान में माही नदी का प्रवेश होता है। आगे हम बात करें कि जो इसमें सोम और जो जाखम नदियां हैं वो आकर मिलती है। तो यहाँ पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर का त्रिवेणी संगम बनता है, जिस पर हम बेणेश्वर धाम भी बोलते हैं। सोम नदी है वो बिचामेड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और जो जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ से निकलती है। हम बात करें तो ये काटल जो प्रतापगढ़ है और जो माही नदी वाला जो क्षेत्र है, तो जाखम नदी वाला क्षेत्र है, तो इसको हम काटल बोलते हैं। इसी कारण माही नदी को है वागड़ या काठल की गंगा भी बोला जाता है, या इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। और ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ध्यान रखना है,
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? ये कर्क रेखा 2 बार पार करती है। हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? तो भूमध्य रेखा को पार करती है कांगो नदी। हम बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा को विश्व में पार करने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। आगे हम बात करें तो इसके माही के उपनाम देखा जाए तो माही के उपनाम क्या क्या है? माही को कौन क्या क्या बोला जाता है? तो माही नदी को बोला जाता है वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर में अत्यधिक आदिवासी है, तो इसीलिए आदिवासियों की गंगा बोला जाता है। इसको कांठल की गंगा बोला जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। आगे हम बात करें इसके त्रिवेणी संगम की, तो सोम और माही और झाकम के संगम से जो बनता है उसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। 3 नदियों के संगम को, वो कहाँ पर है? त्रिवेणेश्वर धाम, नवाटापुरा। ध्यान रखना कि बेनेश्वर धाम कहाँ पर है? नवाटापुरा, डूंगरपुर के अंदर। माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है, जिसको हम कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसे? बेनेश्वर जो धाम है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इस मेले में सर्वाधिक मात्रा में आने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक आती है। कौन सी जनजाति सर्वाधिक आती है बेनेश्वर धाम के मेले में? तो बेनेश्वर धाम के मेले में सर्वाधिक जनजाति आती है। कौन सी? भील जनजाति। हमने बात की कि कर्क रेखा है वो विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। एक दूसरी परियोजना की बात करें हम सुजलाम सुफलाम परियोजना की, तो सुजलाम सुफलाम परियोजना क्या है? तो सुजलाम सुफलाम परियोजना है वो है माही की, जो माही नदी है उसकी सफाई करने के लिए चलाया गया जो कार्यक्रम है उसको हम सुजलाम सुफलाम परियोजना कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुजलाम सुफलाम परियोजना क्या है? तो सुजलाम सुफलाम परियोजना है वो माही की सफाई के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। एक अन्य परियोजना और है वो है सुजलम परियोजना। तो सुजलम परियोजना है उसकी स्थिति कहाँ से कहाँ तक? उसकी स्थिति है बाड़मेर में। और इसका संचालक कौन करता है? इसका संचालक बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे महाराष्ट्र द्वारा ये परियोजना संचालित की जा रही है। ध्यान रखना है ब्राग बॉम्बे महाराष्ट्र द्वारा इसकी परियोजना की संचालक किया जा रहा है, संचालित की जा रही है। और कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। हम बात करें विश्व में, हमने बात की मकर रेखा है, मकर रेखा क्या? भूमध्य रेखा है, उसको कौन सी रेखा पार करती है? कांगो नदी, या इसको हम बोल सकते हैं जायरी नदी। हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को कौन सी नदी पार करती है विश्व के अंदर? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, इसके बारे में। अब हम बात करें राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी है। कहाँ से? ये दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी? माही नदी। अब हम माही की बांध परियोजनाओं की बात करें तो बांध परियोजनाएं कौन कौन सी? सबसे पहले माही बजाज सागर बांध परियोजना है, वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। काकद्वीप का बांध की बात करें तो काकद्वीप का बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ये है यहाँ पर सबसे पहले माही बजाज सागर, और इसके बाद में यहाँ पे काकद्वीप का बांध, और जो गुजरात है वहाँ पर कौन सी है? कडाना बांध। तो कडाना बांध कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ये उद्गम से संगम की ओर इनका देख लिया। एक दूसरी परियोजना है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है।
और जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जाखम में है। इनका मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर पूछ लिया जाता है कि कडाना बांध, सोम कागद परियोजना, सोम कमलांबा परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? हम माही बजाज सागर बांध परियोजना की बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात जो है उनके द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिनका अनुपात है 45:55। 45 का मतलब है 45% है वो राजस्थान का हिस्सा होगा और 55% जो हिस्सा होगा वो गुजरात का होगा। और इसकी स्थिति कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर जो माही बजाज सागर बांध है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके अंदर हम देखें तो ये राजस्थान की जो माही बजाज सागर बांध परियोजना है वो राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। कितना किलोमीटर है? 3.109 मीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है, तो माही बजाज सागर बांध जो परियोजना है वो राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। वो इसकी दूरी ध्यान रखना है 3.109 मीटर इसकी लंबाई है। और ये आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना से उत्पादित जल विद्युत है वो कितनी है? 2 यूनिट है। इसके अंदर 2 स्टेज हैं। वो 2 स्टेज कौन सी? एक पे 25 मेगावाट की 2 यूनिट है, तो टोटल इसके अंदर विद्युत प्राप्त होती है 50 मेगावाट। और दूसरी स्टेज की बात करें तो 45 मेगावाट की 2 यूनिट है, तो 90 मेगावाट जो इससे बिजली प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है। टोटल 140 मेगावाट इससे विद्युत प्राप्त होती है और इस विद्युत के द्वारा आदिवासी क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान के आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ध्यान रखना है कि जो यहाँ से जल विद्युत उत्पादित होती है तो वो जल विद्युत उत्पादित राजस्थान में ही रहती है और राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। हम जाखम बांध की बात करें तो जाखम बांध है वो कहाँ पर है? तो जाखम बांध है वो है सीता माता बिहानी प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अब पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और कितने मीटर है? 81 मीटर। जो जाखम बांध है वो 81 मीटर ऊंचा है। और पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे लंबा बांध, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध पूछा हुआ भी है। और इसके अंदर पहले 2013 के अंदर जो एग्जाम लगा था उसके अंदर ये पूछा गया था राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। धन्यवाद।